हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 वाले पेपर नंबर फर्स्ट की जो भाषा फर्स्ट है हिंदी, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, तो जो भाषा फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट है, इसमें आपके 30 प्रश्न होते हैं और 30 में से 15 पेडागोजी के होते हैं और 15 हमारे गद्यांश और पद्यांश से होते हैं। इसी प्रकार सेम प्रकार से लैंग्वेज सेकंड में भी, भाषा जो सेकंड होती है उसमें भी यही होता है। तो चलिए, पहले तो एक गद्यांश है, बाद में पद्यांश होगा, उसके बाद आपके जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। तो पहले तो हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अपने मन का राजा होना मतलब स्वयं पर अंकुश रखना, मतलब अपने आप पर कंट्रोल रखना, कंट्रोल योर सेल्फ। उसकी चाल का निर्धारण करना, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। अध्यात्म आपको अपने मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति आपको विकारों से दूर रखती है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है। किसका वरदान देती है? वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है और बुराई के लिए समक्ष कमज़ोर होने से बचाती है। प्रकृति से उपहार में जो जीवन मिला है उसके मूल्य को समझना चाहिए। उस क्षेत्र का राजा बनने के मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर मानवता का विस्तार हो। राजा बनिए, लेकिन शुद्ध विचारों, अच्छे कर्म और मानवीय संवेदनाओं का राजा बनिए। किसका राजा बनिए? देखिए, शुद्ध विचारों, अच्छे कर्मों और मानवीय संवेदना का राजा बनिए। अन्याय, अधर्म आदि के भय से भयभीत ना हो। एक ऐसी सत्ता बनाए जिसमें समानता हो, जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता। प्रशस्त का मतलब खोलता है। वह अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हम इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। एक गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में का बहुत महत्व है। किस चीज़ का महत्व है? विस्तार, लक्ष्य, अंकुश, राजा। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमारे जीवन में, अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो हमारा जीवन जो है निरर्थक है। तो यहाँ पर भी आया है लक्ष्य बनाना, तो इसलिए 91 का हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, आध्यात्मिक होने का अर्थ है। आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक होने का अर्थ है वैचारिक प्रबुद्धता, दूसरों पर दया करना, शारीरिक सुंदरता, विचारों की सुंदरता। तब आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या? आध्यात्मिक होने का अर्थ है विचारों की सुंदरता। ये पैराग्राफ में आया भी था। देखिए, यहाँ कहीं पर है विचारों की सुंदरता, पैराग्राफ में दिया रहता है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है। ठीक है, अब 93 में देखिए, अध्यात्म शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। हम किस प्रत्यय को लगा सकते हैं? ई, इक, ता, ई। देखो, अध्यात्म में इक प्रत्यय अगर लगा देंगे तभी बन जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, तो इक प्रत्यय इसका सही होगा। 93 का दूसरा हमारा सही है। 94 में है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। देखो, अच्छे कर्म है, वैचारिक सुंदरता ये भी है, जे भी है, मानवीय संवेदना जे भी है, लक्ष्य निर्माण, इसमें जो है विशेषण विशेषण का संबंध, विशेषण विशेष का उदाहरण ये नहीं है, ये विशेषण नहीं है, इसका विशेष का। ठीक है, तो ये हमारा गलत है और जो गलत होगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। तब विशेषण का उदाहरण नहीं है, लक्ष्य निर्माण। राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं होना चाहिए राजा का? होने कौन कौन से चाहिए? मानवीय संवेदना होनी चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, धर्मभीरू होना, निर्भयता। निर्भयता का मतलब डरने वाला ना हो। तो राजा जो है धर्मभीरू होना। ठीक है, ये नहीं राजा का गुण होना चाहिए। धर्मभीरू का मतलब धर्म माने धर्म से, भीरू माने डरने वाला। राजा जो है वो धर्म से डरने वाला नहीं होना चाहिए। तो 95 का 3 सही हो जाएगा। एक राजा को और से नहीं डरना चाहिए। किस चीज़ से राजा को कभी भी नहीं डरना चाहिए? असमानता, समता, वैचारिक सुंदरता, लक्ष्य निर्माण, अध्यात्म, अन्याय, अन्याय और अधर्म। अगर आप राजा हैं एक, ठीक है,
और अगर आप अन्याय से डरते हैं और अधर्म से डरते हैं तो आपको राजा बनने का अधिकार कोई भी नहीं है। तो 96 का चौथा हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। किस चीज़ से राजा को नहीं डरना चाहिए? अन्याय से और अधर्म से। तो 96 का 4। 97 का, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है? कैसा राजा होना चाहिए? शुद्ध विचार, अंकुश लगाना, अच्छे कर्म, दान करना, समता समानता, शुद्ध विचार, अच्छे कर्म। राजा के जो है विचार कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए और कर्म अच्छे करने चाहिए, वही राजा हो सकता है। तो 97 का हमारा 3 हो गया। आगे चलते हैं। राजा बनने के लिए की राह पर अग्रसर होना होगा। राजा बनने के लिए आपको क्या जरूरी है बताइए? प्रगति, अध्यात्म, सत्य, कल्याण। तो राजा बनने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली बार ऊपर ही आई है लाइन में, क्या है? वो है अध्यात्म। तो 98 का क्या हो जाएगा? अध्यात्म। अपने मन का राजा होना, इसका मतलब क्या? लोग कहते हैं नहीं मैं तो अपने मन का राजा हूँ, मनमौजी हूँ, ठीक है। मन का राजा होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दूसरों पर अंकुश लगाना, दूसरों को दबाना नहीं, अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना किसी की नहीं, मन को नियंत्रित करना, कंट्रोल योर माइंड, ठीक है। अपने मन को जो नियंत्रित करता है वही जो है मन का राजा कहलाता है। तो 99 का हमारा 3 सही है। अब हम देखते हैं, अब गद्यांश हो गया, अब आएगा पद्यांश, ठीक है। पद्यांश से आधारित अब हमको क्वेश्चन करने हैं। पहले तो पद्यांश को पढ़ लेते हैं। 100 से 105 तक के प्रश्न करने हैं। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का यह प्यारा यह देश, जियो और जीने दो का ये सबको देता संदेश, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय इसके उत्तर द्वार पर। उत्तर में कौन है? हिमालय है। हिंद महासागर दक्षिण में, हा से हिंद, हा से, ठीक है, हा से हिंद और दा से दक्षिण में, इसके लिए विशेष है। तो मतलब दक्षिण में कौन है? दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर हिंद महासागर है, दक्षिण में ऊपर कौन है? ऊपर हिमालय है, ठीक है। यहाँ पर अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अब कहते हैं भारत देश की क्या विशेषता है? उत्तर में प्रहरी खड़े हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में अरब सागर है, उत्तर में नदियां हैं, ठीक है, उत्तर में सुंदर वादियां हैं। तो सीधी सी बात है, सीधे लिखा गया है कि हिंद महासागर दक्षिण में विशेष है। तो 100 का हो जाएगा हमारा 3। कविता में किस संदेश की बात की गई? कविता में क्या कहा गया है? सुख से जियो जीवन, दूसरों से घबराना नहीं, दूसरों को जीने दो, जियो और जीने दो। तो सीधी सीधी लाइन आई हुई है, जियो और जीने दो, अपने आप भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। तो 101 का 4। 102 क्वेश्चन नंबर है हमारा। हिमालय का संधि विच्छेद बहुत ज़्यादा ईजी है, हिम प्लस आल है, सीधे बराबर दीर्घ संधि है बराबर हिमालय, दूसरा हो जाएगा। कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया? किसका किसका नाम आया है? चंद्रशेखर का आज़ाद नाम आया? नहीं आया। महात्मा गांधी का नाम आया है। राजगुरु सुखदेव, इन लोगों का भी नाम नहीं आया। तो किस महापुरुष का नाम आया? महात्मा गांधी, तिलक और जवाहरलाल नेहरू। कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है? जिन्होंने शांति यात्रा का शुभारंभ किया है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, जिन्होंने दूसरों के सुख की प्रार्थना की, जिन्होंने दसों दिशाओं का भ्रमण किया। तो इसको 4 का 104 में क्या हो जाएगा? जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया था। वीर का बहुवचन क्या होगा? वीरों, वीर, वीरा, वीरांगना। तो वीर का जो बहुवचन है वो हो जाएगा हमारा वीर ही रहेगा, ठीक है। अब वीरांगना औरत के लिए कहते हैं, तो वीर का बहुवचन सेम रहता है, वीर का वीर ही रहेगा। अब आपके 15 क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। अब पैडागोजी वाले 15 क्वेश्चन शुरू हो गए हैं यहीं से। 106 से पैडागोजी स्टार्ट है। किसी टॉपिक पर मानस मंत्र करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन से लिख सकती है, मतलब अगर उसको सहायता मिल जाए। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? स्केप होल्डिंग, सहपाठी परामर्श, सहपाठी शिक्षण, टीम शिक्षण। तो लेव वाइगोट्स्की जी ने क्या कहा है? मदद को, वैध को या सहपाठी के द्वारा की गई मदद को स्केप होल्डिंग कहते हैं। तो 106 का पहला सही हो जाएगा। 107
देखिए 107 क्या है। ये अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम, गत्यात्मक कौशल अधिगम, संरचना अधिगम। तो ये किसी प्रकार का अधिगम होता है, तो ये होता है जिसमें बच्चे अपने माइंड का प्रयोग करते हैं, तर्क करते हैं, ठीक है। तो वो होता है अवधारणा अधिगम, जिसको हम कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। एक अध्यापक होने के नाते एक बच्चे को उसकी कुल भाषा प्रयोग के लिए, ठीक है, होल लैंग्वेज प्रयोग, कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिख दी है, स्पेलिंग गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक, संरचनावादी, संरचनात्मक। तो देखिए, तो कुल भाषा प्रयोग के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप समग्र भाषा प्रयोग कर रहे हैं। तो 108 का पहला हो जाएगा। 109, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं। आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। चूँकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते, मतलब आप पंजाबी नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना चाहिए। बच्चों की भाषा को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण का आरंभ करना चाहिए। तीसरा है, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है? दूसरा, बच्चों की भाषा को आपको संसाधन के रूप में लेना है और उसी में शिक्षण को प्रारंभ करना है। क्वेश्चन नंबर 110, किसी पाठ्य पुस्तक में विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल है। कौन सा बोध कहलाता है? वैश्विक, स्थानीय, निष्कर्षणात्मक, मूल्यांकन परक। तो इसमें क्या कहलाएगा? इसमें 10वें का हमारा दूसरा होगा, ये स्थानीय कहलाता है, ठीक है। 111, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण बहुत बार पढ़ाया है। निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है समस्या की पहचानने के लिए किया गया परीक्षण। योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना। अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावक को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना, उपचारात्मक कदम उठाना। विद्यार्थी के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, रिमेडियल डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है बच्चों की सीखने में जो कमी रह गई है उसका पता लगाना। तो इसलिए इसका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। बाद में हम उपचारात्मक कदम उठाएंगे। 112 नंबर पर कौन सा हमारा क्वेश्चन है? थोड़ा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? हमारी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। गलत। ये पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। नहीं, ये तो गलत बात है। तो 112 में क्या हो जाएगा? 112 में हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ये पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। 113 क्वेश्चन नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? किससे मतलब बच्चों का मौखिक विकास अधिक होगा? अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का संवेद गायन। अभी पेडागोजी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं। रोल प्ले में भाग लेना, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। तो इसका क्या आंसर हमारा सही हो जाएगा? देखिए, इसमें हो जाए तीसरा, रोल प्ले में भाग लेना। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। इसलिए 113 का 3। 114 क्या है? जब हम ये कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, तो इसका तात्पर्य है क्या? इसका तात्पर्य है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है।
भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती। चौथा, देखिए आर्बिट्री है जो लैंग्वेज, इंग्लिश में भी आता है, भाषा यादृच्छिक है। इसका मतलब ये है, जैसे हम नाम देते हैं ना किसी भी चीज़ को, हम उसका अर्थ निकालते हैं। तो जो भी हम नाम दे दें अर्थ निकाल दें। जैसे आपका नाम मान लीजिए कुछ रख दिया गया, मोहन रख दिया गया, ठीक है, तो हमने रखा है ना मोहन नाम, तो जो हम दे देंगे नाम वही होता है। तो भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, इसीलिए भाषा कैसी है, यादृच्छिक है। 115, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम, ठीक है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, देखिए ना से निगमनात्मक और ना से नियम, हमें सबसे पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। ये आगमनात्मक अप्रोच है। नियम प्रस्तुत करने चाहिए, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो निगमनात्मक उपागम कहता है कि हमें सबसे पहले बच्चों को नियम प्रस्तुत करने चाहिए, ना से नियम और ना से निगमनात्मक। 116, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका क्या कहलाता है, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, ठीक है, निष्कर्ष निकालना, पाठ्य पुस्तक का विस्तार करना, ठीक है। तो इसको देखिए, जब आप तर्क निकालते हैं तथ्यों के आधार पर, तो इसको हम कहते हैं पाठ्य सामग्री का विस्तार करना। तो 116 का चौथा सही है। 117, क्या हो जाएगा, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे। स्वच्छंद का मतलब होता है अपने मन में आए वो चीज़ें लिखो, आप फ्री हैं लिखने के लिए, कि प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। किस चीज़ का लाभ है, यह शिक्षार्थियों को प्रभाव के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। शिक्षार्थी अपनी भाषा प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। तो 117 में कौन सा हमारा सही हो जाएगा, देखिए शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, या तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा होगा। तो देखिए जो स्वच्छंद लेखन होता है इसका मतलब होता है शिक्षार्थी को प्रभाव के साथ, फ्लुएंसी के साथ, रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करना कि जल्दी जल्दी लिखो, सही लिखो, अपने मन में आए जो भी चीज़ लिखो। तो इसलिए 17 का पहला हो जाएगा। 118, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, ठीक है, आपने विद्यार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आपने संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा कि आपको संदर्भ और प्रसंग को ध्यान रखना, किस संदर्भ में ये बात कही गई है। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, गहन पठन। तो ये किस प्रकार का पठन हो जाएगा हमारा, ठीक है, विस्तृत पठन होगा। बताइए, कक्षा 5 के अध्यापक हैं, विद्यार्थियों से पाठ सामग्री पढ़ने के लिए कहा, उसके बाद हमने संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए, तो ये हो जाएगा हमारा डीप लर्निंग, ठीक है, गहन पठन। तो 118 का चौथा सही हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, 19 और 20। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है। आप भाषा का अर्जन कब कर सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन कब कर सकते हैं, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं पढ़ने के लिए, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। देखिए भाषा का अर्जन आप तभी कर सकते हैं जब आपको उस भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बिना परिवेश के आप भाषा वो नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। और ये जनरली कौन सी भाषा होती है हमारी भाषा अर्जन, हमारे मातृभाषा का हमारा अर्जन होता है। तो 119 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लिश और हिंदी सभी में आता है, संस्कृत में भी आता है। कक्षा में मातृभाषा को न स्थान देने की किस विधि की विशेषता। एक ऐसी विधि होती पढ़ाने की जिसमें जो मातृभाषा होती, जो हमारी मदर टंग होती, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, डायरेक्ट पढ़ाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक, द्विभाषिक, श्रव्य भाषिक, डायरेक्ट, ठीक है। देखिए जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें मातृभाषा का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है।
मातृभाषा क्या है सीधे सीधे बता दीजिए। जैसे कितना लिखा है 38 लिखा है, तो सीधे मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया कि ये 38 है। इसकी हिंदी नहीं बताई जाएगी कि ये 38 लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने 38 की जर्मन बता दी लैंग्वेज, इसको क्या कहते हैं या संस्कृत में क्या कहते हैं, तो मातृभाषा से नहीं सीधे बता दिया कि भाई ठीक है ये टैबलेट है तो टैबलेट है, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो भी लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।